यूनियन कैबिनेट के द्वारा स्पेस सेक्टर के अंदर 100% एफडीआई को अप्रूव किया गया है। देखिए, इस 100% एफडीआई अप्रूव करने से होगा ये कि स्पेस सेक्टर के अंदर बहुत ही आराम से अब कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारतीय कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे इन द स्पेस सेक्टर। तो अपने आप में बाहर से पैसा आ पाएगा एंड कहीं ना कहीं हमारे जो पोटेंशियल है इस सेक्टर के अंदर वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। देखिए, हालांकि ना यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि 100% इन्होंने ऑटोमेटिक कर दिया है, नहीं। दरअसल में स्पेस सेक्टर अपने आप में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है। तो हमने इंश्योर ये किया है कि जैसे मान लो आपके सैटेलाइट को मैन्युफैक्चर करना हो गया, सैटेलाइट का ऑपरेशन हो गया, सैटेलाइट के डेटा प्रोडक्ट्स हो गए, इनमें ना 74% तक तो ऑटोमेटिक अलाउड है, यानी कि आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर इससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मोर देन 74%, तो उस केस में आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, जब मैं बात करता हूँ कुछ और पर्टिकुलर एरियाज की, जैसे मान लो आपके स्पेस सेक्टर के अंदर आपके लॉन्च व्हीकल्स होते हैं या फिर उनके और अलग अलग तरह के सब सिस्टम्स होते हैं, वहां पर ये नंबर रहेगा 49%। यानी 49% तक के लिए आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो इन्वेस्ट, बट उसके बाद के लिए 100% तक जाने के लिए आपको फिर वहां पर गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इससे पॉइंट यही है कि डेफिनेटली हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन देखने को जो मिला है, वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमें और देखने को मिल जाएंगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम और भी बेहतर कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर आपके यूनियन कैबिनेट ने ये डिसीजन यहाँ पे लिया है। दोस्तों, डेट है आज की 22 फरवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं विद रिगार्ड्स टू आईबीएसए। दोस्तों, आईबीएसए की फुल फॉर्म होती है इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। ध्यान रखना, भले इप्सा है पर क्या है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, तीन ही कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इंडिया ने 1 मिलियन यूएस डॉलर्स को कंट्रीब्यूट किया है एक फंड के लिए जिसका नाम है पावर्टी एंड हंगर एलिवेशन फंड। नाम समझ के ही आप समझ गए होंगे कि आखिर ये फंड किसके लिए होगा। आपकी जो गरीबी होती है, जो भुखमरी होती है, हंगर वगैरह, उसको कम करने के लिए फंड को एस्टेब्लिश किया गया है इन कंट्रीज के द्वारा। थोड़ा सा इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस ग्रुपिंग की जो फॉर्मेशन हुई थी, जो साइन हुआ था 2003 में हुआ था बाय द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ दीज थ्री कंट्रीज इन ब्राजीलिया, ब्राजील। वहां पर इसका 2003 में फॉर्मेशन हमें स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। देखो, टेक्निकली आप लोग ना ब्रिक्स के बारे में भी जानते होंगे। अब तो चलो एक्सपेंशन हो गया, पर अदरवाइज अगर आप नोटिस करो, ये तीनों कंट्रीज, चाहे आप ब्राजील की बात करो, इंडिया की बात करो, आपकी जो साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स में भी देखने को मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली ये सारी तीनों कंट्रीज ना आपस में मिलकर अलग अलग चीज़ों में कोलैबोरेट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखो, बहुत सारी चीज़ों पे ना तीनों कंट्रीज की एग्रीमेंट है, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर तीनों कंट्रीज का आपस में कंसेंसस बन जाता है एंड वहां पर हम कहीं ना कहीं इप्सा के माध्यम से एक नया इंटरनेशनल आर्किटेक्चर और ग्लोबल इश्यूज के ऊपर अपनी जो वॉइस है वो साथ में रखना चाहते हैं। बाकी देखो, हम लोग मानते हैं साउथ साउथ कोलैबोरेशन के अंदर, ठीक है ना। तो वहां पर भी आप देखने पाओगे साउथ साउथ पार्टनरशिप के अंदर इन कंट्रीज ने बहुत अच्छा काम किया है। हर इप्सा कंट्री के द्वारा $1 मिलियन हर साल फंड के लिए कंट्रीब्यूट किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर कोई परमानेंट हेडक्वार्टर्स या फिर इस तरह का परमानेंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीट नहीं देखने को मिलता। तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही फ्लेक्सिबल इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इन कंट्रीज की एक मैरीटाइम एक्सरसाइज भी है जिसका नाम है इप्सा MAR, ठीक है, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जो 7th उसका एडिशन था वो 2022 में कंडक्ट किया गया था, ठीक है। जो फंड की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो इप्सा फंड की, ये 2006 में ऑपरेशनलाइज हो गया था, 2004 में स्टैब्लिश होने के बाद जो आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस और साउथ साउथ कॉपरेशन है वो यहाँ पे इसको मैनेज करता है। बहुत सारे इसको काम के लिए अवार्ड मिले हैं, जैसे साउथ साउथ पार्टनरशिप अवार्ड हो गया, यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का अवार्ड हो गया, साउथ साउथ एंड ट्रायंगल कॉपरेशन अवार्ड हो गया। ये सारे इनको यहाँ पे मिले हैं। बाकी एक्चुअल में एक जैसे तीनों कंट्रीज हैं, इंडिया, ब्राज़ील और आपका साउथ अफ्रीका, जो आपके स्कॉलर्स हैं वो एक दूसरे कंट्री में अच्छे से पढ़ पाएँ, वहाँ पे जा पाएँ, तो इस तरह का एकेडमिक एक्सचेंज भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारी जिसको सपोर्ट करती भी है, ठीक है। तो इंडिया ने भी 2021 में ये जो समिट था इसको होस्ट किया था, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। पर जैसे कि इंडिया का परमानेंट सीट का कोशिश है एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके लिए काफ़ी सिग्नेट बन जाता है इब्सा, और साथ साथ टेररिज्म हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो इस तरह से बहुत सारे एरियाज़ के अंदर हमारे यहाँ
जो कोलैबोरेशन देखने को मिल जाएगा, और साउथ साउथ कॉपरेशन तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज मिलन 24। दरअसल में ना ये क्या है, मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज 2024। देखो आज से 3-4 महीने पहले मैंने पहले भी आपको बताया था, तब भी ये न्यूज़ में आया था, पर अब ये एक्चुअल में ये कंडक्ट किया जा रहा है कहाँ पर, विशाखापट्टनम के अंदर। मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो एक्चुअली एक्सरसाइज थी ना, ये स्टार्ट हुई थी 1995 के अंदर। ठीक है, कैसी, एज अ मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज। ओके सर, ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये क्या है, ये है एक बाइनियल इवेंट। बाइनियल मतलब ये 2 साल बाद होता है, आफ्टर 2 इयर्स, जैसे अब हो रहा है ना, तो 2 साल बाद जाके फिर होगा। अब ये 1995 में जब स्टार्ट हुआ ना, तो बहुत ही कम कंट्रीज थी। जैसे इंडिया के साथ आप नोटिस कर पाओगे, आपका इंडोनेशिया हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, एंड आपका जो आपका सिंगापुर है। सिर्फ इन्हीं कंट्रीज का पार्टिसिपेशन था उस टाइम के ऊपर। एक्चुअल में आप जानते हो ना, ये सारी कंट्रीज आपको साउथ ईस्ट एशिया, मतलब श्रीलंका तो चलो इधर ही है, पर एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हमारी जो उस टाइम की लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उसके साथ में लिंक्ड हमारा ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी। पर कहीं न कहीं ओवर द टाइम इसने काफ़ी अपने आप को इवॉल्व किया, ऐसा कह लो। और ये जो लुक ईस्ट थी, ये भी समय के साथ आप जानते हो हमारी एक्ट ईस्ट बन गई। एक्ट ईस्ट के अंदर आपका जो इंडो पैसिफिक वाला पूरा रीजन था, उसका रोल भी कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट बन गया। एंड इवन आज के समय जो हमारी क्वाड कंट्रीज़ है ना, जहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के अलावा आपका यूएसए, आपका जापान हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, वो भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट कर लेती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, तो आज के समय के ऊपर आप नोटिस कर पाओगे, तो 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें इस साल देखने को मिल रहा है। इस साल की एक्सरसाइज की बात करें तो इसकी थीम है कैमराडरी, कोहेशन, कोलैबोरेशन। इसके 2 फेज़ होंगे, एक होता है हार्बर फेज़ जो बंदरगाह वाला फेज़ होता है, और एक सी फेज़ होता है। अब इंडियन नेवी ने यहाँ पर ना आप नोटिस कर पाओगे डीएसआरवी, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, इसको शोकेस किया। देखो नाम में ही क्या है, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। अगर मान लो आपका कोई सबमरीन वगैरह है, वो डिसेबल हो गया, उसको लोकेट करना हो, कुछ लोग वगैरह फंसे हुए हैं, उनको यहाँ पे रेस्क्यू करना हो, वहाँ पर ये काम आ सकता है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया की कमिटमेंट है इंडियन ओशन रीजन के अंदर कि आपस में मैरीटाइम कोऑपरेशन और सिक्योरिटी बढ़े, और डिफेंस डिप्लोमेसी को इंक्रीज करता है। एंड कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर, जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ है फॉर ऑल इन द रीजन, उन इनिशिएटिव्स के साथ ये बिल्कुल डेफिनेटली ये पूरी तरह से अलाइन हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इट इज अ न्यू स्पीशीज ऑफ ग्रीन एनाकोंडा। देखो एक्चुअल में ना क्या है कि जब हम बात करते हैं एनाकोंडास, पहले तो आप एनाकोंडास के बारे में थोड़ा सा समझ लो। देखो जब मैं बात करता हूँ ना एनाकोंडास की, तो एनाकोंडास इसलिए होते हैं पॉपुलर क्योंकि देखो एक्चुअल में एक तो इनकी जो लेंथ होती है, कितनी लंबे होते हैं, तो काफ़ी अपने आप में काफ़ी लंबे होते हैं। इनकी लेंथ अराउंड आप 7 मीटर के आसपास आप ये देख पाओगे, ठीक है, 6-7 मीटर इस तरह से आपको देखने को मिलती है। और लेंथ तो चलो है ही है, बट एट द सेम टाइम ना इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कहने का मतलब क्या, अब इतनी ज़्यादा लेंथ है तो काफ़ी भारी होंगे, भारी होने की वजह से कई बार ना काफ़ी सारी स्पीशीज मूव नहीं कर पाती। पर जो एनाकोंडा है, वो अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है। गेटिंग इट। और एनाकोंडाज ना, चलो ये बात चलो ठीक है, बट अदरवाइज अगर आप नोटिस करोगे, एनाकोंडाज ना इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स की तरह भी काम करते हैं। वो कैसे, देखो अगर मान लो आपको ऐसा देखने को मिले कि किसी जगह के ऊपर एनाकोंडा की पॉपुलेशन कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ना एनाकोंडास वहीं देखने को मिलते हैं जहाँ पर अच्छा पानी हो, साफ पानी हो, और अच्छा खासा फूड अवेलेबल हो। तो इकोसिस्टम की हेल्थ को बहुत अच्छे से बता देते हैं। अगर इकोसिस्टम की हेल्थ नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है, तो वहाँ आपको फिर एनाकोंडास भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो दरअसल में अब जो बात हो रही है ना, वो हो रही है आपकी ग्रीन एनाकोंडा की, 2 टाइप्स की। एक है आपकी सदर्न ग्रीन एनाकोंडा और एक है आपकी नदर्न ग्रीन एनाकोंडा। बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, पर एक्चुअली जिस एरिया में मिलते हैं उसके हिसाब से थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाता है। जैसे जो सदर्न ग्रीन एनाकोंडा आपको वो पेरू, बोलिविया, ठीक है ना, फ्रेंच गुयाना और ब्राज़ील, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगे। एंड इस तरह से इनको जाना जाता है। नदर्न ग्रीन एनाकोंडा की बात करें तो कुछ बाकी एरियाज़ के अंदर आपका कोलंबिया, आपका वेनेजुएला, आपका इक्वाडोर, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगे। तो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमें इनके बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे इनका आईयूसीएन स्टेटस आपको लीस्ट कंसर्न देखने को मिल जाएगा। जैसा मैं आपको बता भी रहा था, इनको जायंट एनाकोंडास या फिर बोला जाता है क्योंकि इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। 7 मीटर के आस-पास आपको देखने को मिल जाएँगे, जो इनकी फीमेल्स होती हैं उनका जो लेंथ होती है। अब ग्रीन एनाकोंडास क्या हैं, वो जहरीले नहीं होते, दे आर नॉट वेनमस, ठीक है? पर
ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ना, तो जो भी इनका जो शिकार होता है, उनको ना वो इस तरह से स्क्वीज़ कर देते हैं, ठीक है? निगल लेते हैं बेसिकली एंड उसको मतलब सफोकेट करके बिल्कुल मार देते हैं और फिर अंदर अपनी बॉडी के अंदर निगल लेते हैं। तो ज़हरीले तो नहीं होते, पर कहीं न कहीं जो भी इनका शिकार होता है, उनको वो इस तरह से चबा जाते हैं, मतलब उनको स्वैलो कर जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ये आपको रिवर्स के अंदर, वेटलैंड्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे इन सदर्न अमेरिका एंड कहीं ना कहीं दीज आर द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट स्नेक्स इन द वर्ल्ड। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको जानने चाहिए थे। इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज या फिर कहीं ना कहीं रिवर पोल्यूशन की वजह से, इन सभी कारणों की वजह से यहाँ पर इनको मेजर थ्रेट भी आज के समय देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ डिस्कस करते हैं, दैट इज आपके स्काई वॉकर गिबॉन्स। देखो आप लोगों ने ना हुलॉक गिबॉन्स के बारे में सुना होगा, ठीक है ना? अब एक्चुअली उसी तरह से एक आपको स्काई वॉकर गिबॉन देखने को मिल जाएगा, जो कि एक रेयर एप स्पीशीज है। दरअसल में ये आपको चाइना में पाई जाती है, पर इसको अभी रिसेंटली म्यांमार के अंदर भी देखा गया, तो कहीं ना कहीं इस वजह से इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब आप लोग बोलोगे सर ये कैसा नाम हुआ स्काई वॉकर? देखो दरअसल में ना इसको यहाँ पे जो स्टार वॉर्स के हीरो है, उसके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है। और एक्चुअल में जब मैं बात करता हूँ ना इनके आईयूसीएन स्टेटस की, तो आपको आईयूसीएन स्टेटस इनका एंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा। अब देखो क्योंकि ये म्यांमार में आपका पाया जा रहा है, तो हमारा जो एक हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो उसके अंतर्गत भी अब यह आ जाएगा। क्योंकि पहले तो चाइना में देखने को मिलता था, पर क्योंकि ये यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है, तो इट मीन्स इट विल ऑल्सो बी फाउंड इन इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एक्चुअल में ना इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसा देखा जाता है कि 150 से भी कम आपको इसके इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपके चाइना के अंदर हैं। और पॉपुलेशन म्यांमार में कितनी है, हमें कोई आइडिया ही नहीं, ठीक है ना? कि एक्चुअल में होंगी तो सही, बट वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द नंबर। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि काफ़ी बहुत ज़्यादा जानकारी इनके रिगार्डिंग हमें नहीं देखने को मिलती। अब अगर हम इनकी देखने की बात करें कि कैसे इनकी फीचर्स क्या हैं, तो आप नोटिस कर पाओगे कि इनके जो आईब्रोज होते हैं थोड़े से थिन होते हैं। इसके साथ ही इनकी जो दाढ़ी होती है, जो बियर्ड होती है एक तरह से, वो व्हाइट रंग की होती है या ब्राउन रंग की होती है, ठीक है ना? एक्चुअली व्हाइट तो नहीं कह सकते, व्हाइट नहीं होती, बल्कि ये तो आपकी ब्राउनिश कलर की, थोड़े आप कह सकते हो कि ब्राउनिश कलर की आपको यहाँ पे इनकी बियर्ड देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं। और इनको अगर आप नोटिस करो, इनको पेड़ों के ऊपर, ट्रीज़ वगैरह के ऊपर सोना काफ़ी पसंद है, ठीक है ना? तो जो भी लंबे-लंबे ट्रीज़ होते हैं, उन पे ऊपर ये सोना पसंद करते हैं, या फिर आपकी हिल टॉप्स के ऊपर। बाकी साथ में अगर मैं बात करूँ, तो आपको हैबिटेट लॉस की वजह से, डिग्रेडेशन की वजह से इनको काफ़ी थ्रेट यहाँ पे फेस होता है। एंड अकॉर्डिंगली सुबह-सुबह इनके सॉन्ग्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएँगे। एंड अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से इनकी रेंज को यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है। पॉपुलेशन साइज़ मैंने आपको बता ही दिया, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पाओगे, इन पर्टिकुलर रिवर्स के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड चाइना एंड नॉर्दर्न म्यांमार आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज़ जो आपको इनकी लोकेशन के पर्सपेक्टिव से पता होने चाहिए, ठीक है? बाकी स्लीपिंग हैबिट्स एंड इनके जो फीचर्स होते हैं, किस तरह ये दिखते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अकॉर्डिंगली डिस्कस कर ली है। टॉलेस्ट ट्रीज़ और हिल टॉप्स के ऊपर आपको ये सोते हुए पाए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़, देखो मुझे फ्रेंच तो आती नहीं, तो ये वाला आपको जो अवार्ड आप देख पाओगे, दरअसल में क्या है, शेवलर डी ला लियोन डिओनर, ठीक है? काफ़ी गलत बोला है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल फ्रेंच नहीं आती है। तो जो शशि थरूर जी हैं, ठीक है ना? ऑपोज़िशन के लीडर हैं, केरला से आप जानते हुए आते हैं। इनको यहाँ पर ना, ये एक्चुअली पॉलिटिक्स में आने से पहले ना, ये यूनाइटेड नेशन के साथ थे। तो काफ़ी लंबा टाइम यूएन का जो था, वो फ्रेंच में भी थे, सॉरी फ्रांस में भी थे। तो उस टाइम के ऊपर काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इनको फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, उसके साथ यहाँ पे अवार्ड किया गया है, ठीक है ना? इस पर्टिकुलर अवार्ड को नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर भी यहाँ पे बोला जाता है। दरअसल में इस अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी ना, वो 1802 के अंदर इस अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था बाय नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना? और किसी भी इंसान ने कुछ बहुत अच्छा अचीवमेंट किया हो अपनी अपनी फील्ड के अंदर, तो उनको इस तरह से इस अवार्ड से सम्माना जाता है। अब 2-3 पॉइंट्स आपको ना ध्यान में रखने होंगे। आप पहली बात ये तो ये समझो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये अवार्ड्स फ्रेंच लोगों को दिया जाता है। नहीं, क्योंकि आप नोटिस करोगे, अब शशि थरूर को भी तो दिया जा रहा है, तो बिल्कुल फ्रेंच सिटीजन्स को भी और फॉरेनर्स को भी, आपके सिविलियंस को भी, मिलिट्री पर्सनल को भी दिया जाता है, मेन वुमेन सबको दिया जाता है। यानी कि ना ये जो अवार्ड है, वो इक्वालिटी को प्रमोट करता है कि कोई भी इंसान हो, कैसा भी, कितने कम साल का या कितने ज़्यादा साल का भी, हर किसी को ये अवार्ड यहाँ पे दिया जा सकता है, ठीक है? यहाँ पे मोटो क्या है? ऑनर एंड द फादरलैंड। इनके हेडक्वार्टर्स आपको पेरिस के अंदर देखने को मिल जाएँगे। बस पॉइंट ये है कि उस इंसान ने सोसाइटी के लिए कुछ बहुत अच्छा काम किया हो।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि किसी इंडियन सिटीजन को पहली बार ऐसा मिला हो, नहीं, इनके पहले भी बहुत लोगों को मिल चुका है, बट आपको बस इसका एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। तो कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्सेप्शनल सिविल अचीवमेंट का। एंड कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करो कि डेथ के बाद भी ये अवार्ड दिया जा सकता है। इवन अगर हम बात करें ना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, उनको भी यहाँ पर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड यहाँ पे मिला था जब वो फ्रेंच प्रेसिडेंट को विजिट किए थे आपके लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये कुछ डिस्कशन के टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। इनके बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका आंसर मुझे आप लोग नीचे कमेंट से बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका मैं आंसर बता देता हूँ। रेड सी मिशन एस्पाइट्स की बात करें तो ये नाटो के द्वारा नहीं, आपका यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो पहला गलत हो गया। दूसरे की बात करें स्पर विंग लैपिंग की, तो आपका आईयूसीएन स्टेटस यहाँ पे वल्नरेबल नहीं है, आपका लीस्ट कंसर्न देखने को मिलता है, तो सेकंड इज इनकरेक्ट। अम्मा वेरीपेट लेक की बात करें तो ये आपका ओडिशा के अंदर नहीं, ये आपका तेलंगाना के अंदर आपको ये लेक देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आज का होमवर्क क्या रहेगा? देखा, आज का होमवर्क भी आपका पीवाईक्यूज ही रहेंगे। एक है माइक्रो बीट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन, कि माइक्रो बीट्स के रिगार्डिंग इतना ज़्यादा कंसर्न क्यों होता है, क्या मुख्य कारण है, तो एक इन्वायरमेंट का आपका होमवर्क रहेगा। एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू आपका जो इकोनॉमी, कि अगर मान लो करेंसी का डीवैल्यूएशन होता है तो उसका क्या क्या इफेक्ट होता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को डेफिनेटली आप ट्राई कीजिएगा एंड नीचे मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। कल के होमवर्क के ऊपर आते हैं। कल का होमवर्क मैंने आपको दिया था विद रिगार्ड्स टू आपका रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। देखो, रॉलेट सत्याग्रह का पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि जो रॉलेट एक्ट था वो बेस्ड था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी। क्या ये बात ठीक है? द आंसर इज यस। देखो, दरअसल में ना एक एक ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल थे जस्टिस रॉलेट, ठीक है ना। इनके अंतर्गत एक कमेटी को अपॉइंट किया जाता है ताकि इंडिया के अंदर जो भी पॉलिटिकल टेररिज्म है, ठीक है, हाँ, ब्रिटिशर्स तो यही बोलते थे, उसको जहाँ पे देखा जाए उसके रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बंगाल वाला रीजन हो गया, पंजाब वाला रीजन हो गया, वहां पर। तो ये जो बात कही जा रही है ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसके बेसिस के ऊपर ही आपका रॉलेट एक्ट हमें देखने को मिलता है। ये दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गांधी जी ने होम रूल लीग को यूटिलाइज करने की कोशिश करी। यस, गांधी जी ने ना होम रूल लीग, उसके साथ ही साथ आपका जो कुछ आपके इस्लामिस्ट ग्रुप थे, एंड साथ ही साथ आपकी जो सत्याग्रह सभा, इनको यहाँ पे यूटिलाइज करने का कोशिश किया। तो तीनों को यहाँ पे इन्होंने, गांधी जी ने यहाँ पे यूज किया था रॉलेट एक्ट के अंतर्गत। तीसरा कह रहा है कि डेमोस्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद द रॉलेट सत्याग्रह। अरे नहीं, अगर देखो, अगर बात करें साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन कब आया था सर? 1928 के अंदर। ये रॉलेट सत्याग्रह की बात हो रही है आपकी 1919 के आसपास, 18 19 20 के आसपास की बात चल रही है सारी। तो उसके साथ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। दरअसल में ना रॉलेट एक्ट एक्चुअल में नाम नहीं था। एक्चुअल में नाम क्या था इस एक्ट का? अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, ठीक है। काफी सारे लोग इसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखो इसमें इतने सारे चीजें थी जो कहीं ना कहीं गलत चीजें जा रही थी। बेसिकली सरकार के पास, आपकी गवर्नमेंट के पास पावर आ चुकी थी कि किसी भी पर्सन को वो अरेस्ट कर सकती है सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। यानी कि अगर सिर्फ आपकी सरकार को ऐसा लगता है ना, सिर्फ शक है कि यहाँ पता है या नहीं है वो नहीं पता, पर सिर्फ शक है सरकार को कि इस बंदे ने ना कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी करी है, तो उस बंदे को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के। समझे इस बात को? तो इतना खराब ये आपको चीज देखने को मिल जाती है। तो पहले दो स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी बनेगा, क्योंकि 1 एंड 2 आर करेक्ट है। दूसरा होमवर्क मैंने आपको दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स के रिगार्डिंग। देखो, अगर मैं बात करता हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स की, तो पहले आप यहाँ पे आप ओशन करंट्स के बारे में जानते होंगे। बिल्कुल सर, ओशन करंट्स के बारे में हमें चीज़ें पता ही हैं। देखो, एक्चुअल में क्या होता है ना, जो आपके प्लैंकटॉन्स होते हैं, प्लैंकटॉन्स आपको उस एरिया में सबसे ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पर आपके वार्म करंट और आपके कोल्ड करंट अच्छे, मतलब जो मिलते हैं। जब वार्म एंड कोल्ड करंट मिलते हैं तो वहाँ पर प्लैंकटॉन्स देखने को मिलते हैं। एंड इस वजह से ये जो एरियाज हैं जहाँ पर वार्म एंड कोल्ड करंट मिलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं। सर एग्जांपल देंगे? बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ओयाशियो एंड कोराशियो। कोराशियो आपका वार्म करंट है एंड ओयाशियो आपका कोल्ड करंट देखने को मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी आपका, जैसे आपका लेब्राडोर हो गया,
ठीक है ना, यहाँ पर हो गया, और साथ साथ आपका जो गल्फ स्ट्रीम वाला एरिया हो गया, फाउंडलैंड वाला एरिया हो गया, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। इस तरह और भी बहुत सारे हैं, ब्राज़ीलियन के पास भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अलग-अलग एरियाज़ के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएँगी, बट पॉइंट यही है कि वेयर वार्म एंड कोल्ड ओशियनिक करंट मीट, इट इज़ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।